गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन अपना अगला चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, उसका नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई का अपन रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सर क्या डिफरेंस है एग्जम्पशन और डिडक्शन में। क्या डिफरेंस है सर एग्जम्पशन और डिडक्शन में। तो एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है ना, ये आपका टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगा, ये आपके टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगा ये वाला अमाउंट। पर डिडक्शन का मतलब होता है कि आपके टोटल इनकम में ऐड तो होगा, फिर नीचे जाके हम क्या करेंगे, इसको आपका रिडक्शन दे देंगे। इस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, एक लिमिट तक, जो भी आपका लिमिट दे रखा है सेक्शन में रिडक्शन की, उतने लिमिट तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है डिडक्शन। अब मेरी बात समझना, अगर कोई एसएससी 115 बीएससी फॉलो करता है तो पता है ना, उसको डिडक्शन सारे नहीं मिलते हैं, उसको ओनली 80CC-D2, 80CC-H2 और 80JJA का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा कोई भी उसको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। क्या सर डिडक्शन की वजह से लॉस हो सकता है? आंसर इज नो। सर मान लीजिए हमारा इनकम था 90,000 रुपये और हम 1.5 लाख रुपए डिडक्शन के एलिजिबल हैं। 90,000 का हमारा इनकम था, जीटीआई हमारा 90,000 रुपये है, पर हम क्या है ना 1.5 लाख के एटीसी के लिए एलिजिबल हैं। तो हमको क्या 1.5 लाख का एटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो। आपको 90,000 का एटीसी यहाँ पे मिलने वाला है, आपको 1.5 लाख का यहाँ पे एटीसी नहीं मिलेगा। सर इसके बाद आता है सेक्शन 80AC। ये क्या था? एसएससी हैज टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू 80 RRB। अगर उसको 80IA टू 80 RRB के डिडक्शन क्लेम करने हैं तो उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अब बात करते हैं 80B सबसेक्शन 5 का। वो क्या कहता है? जीटीआई का डेफिनेशन क्या होता है? जीटीआई मीन्स टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन लेने से पहले का क्या इनकम आता है वो अपना जीटीआई बनेगा। ठीक है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा जीटीआई में से? अब देखो डिडक्शन कौन कौन से मिलते हैं, एक चैप्टर 6A के मिलते हैं, एक 10AA का आपको डिडक्शन मिलता है। एक चैप्टर 6A का आपको डिडक्शन मिलता है, एक 10AA का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। चैप्टर 6A में भी आपको अलग अलग टाइप के डिडक्शन मिलते हैं। कौन कौन से वाले मिलते हैं? एक तो मिलता है अगर आपने कुछ सर्टेन पेमेंट किया है उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकंड, आपको सर्टेन इनकम्स के अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलता है। थर्ड, आपको मिलता है अदर इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन। और फिर आपको मिलता है अदर डिडक्शन। इसके अलावा भी कुछ और डिडक्शन बच गए, वो भी आपको चैप्टर 6A में मिल जाता है। सर चैप्टर 6A में कौन कौन से वाले डिडक्शन कवर है, हम आगे करके एक एक करके अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पहले पेमेंट्स वाले पढ़ते हैं। ठीक है। एटीसी, एटीसी क्या बोलते हैं ना, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो हम आपको उसका रिडक्शन दे देंगे। आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो हम आपको उसका रिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो इसके लिए एलिजिबल कौन है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इसके लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम कितना रिडक्शन मिल सकता है इस सेक्शन में? मैक्सिमम आपको मिल सकता है 1.5 लाख रुपए का। सर इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ करना चाहिए? सबसे पहला तो आपको, अगर आप प्रीमियम पे करते हो एलआईसी का, अगर आप एलआईसी का प्रीमियम पे करते हो किसके भी यहाँ पे, या तो अपने लिए पे करते हो, अपनी वाइफ के लिए पे करते हो, अपने बच्चों के लिए पे करते हो, ध्यान रखना है पेरेंट्स कवर नहीं है। आप आपके बच्चे या फिर आपकी वाइफ के लिए अगर आप क्या करते हो प्रीमियम पे करते हो, या फिर अगर आप एचयूएफ हो तो आप अपने मेंबर के लिए आप क्या करते हो प्रीमियम पे करते हो, तो उसका रिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। कितना मिलेगा? ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना मिलने वाला है। अगर आपने पॉलिसी ली है 31/3/2012 से पहले, तो जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% तक आपका क्या होना चाहिए? प्रीमियम होना चाहिए। तभी आपका मैच्योरिटी भी एग्जाम रहेगा, तभी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में, तब आपके सम एश्योर्ड का 10% तक आपका प्रीमियम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलने वाला है। अगर आपका पॉलिसी अमाउंट जितना भी है, अगर आपने 1/4/2013 के बाद में अगर आपने पॉलिसी लिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप हैंडीकैप्ड बंदे हो या फिर आप नॉर्मल वाले बंदे हो। अगर आप हैंडीकैप्ड बंदे हो तो आपका सम एश्योर्ड का 15% तक क्या होना चाहिए? आपका पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वाले बंदे हो तो आपका सम एश्योर्ड का 10% तक आपका क्या हो सकता है? प्रीमियम हो सकता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसको आप देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर आप क्या करते हैं ना सर, प्रीमियम पे करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी का। अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो इसके केस में भी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। अगर आप पे करते हो कंट्रीब्यूशन करते हो एसपीएफ आरपीएफ एएफएफ में, तो इसका भी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाता है। मान लीजिए आप एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो 50,000 का, तो आपको यहाँ मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख तक आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो तो भी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। सर पीपीएफ हम किसके बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं? या तो अपने लिए करते हैं, या अपनी स्पाउस के लिए करते हैं, या चिल्ड्रन के लिए करते हैं। अगर अचीव तो अपने मेंबर के लिए अगर आप रिडक्शन अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे पेरेंट्स कवर नहीं है इंडिविजुअल के केस में। एनी सम पेड ऑन डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप कुछ भी डिपॉजिट करते हो तो उसका भी आपको एटीसी में यहाँ पे रिडक्शन मिल जाता है। आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एटीसी में यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो अप्रूव्ड एन्युटी प्लान टू एलआईसी, एलआईसी के कोई अप्रूव्ड एन्युटी प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको यहाँ पे एटीसी में उसका रिडक्शन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन फंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड यूटीआई, अगर इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एटीसी का रिडक्शन मिल जाता है। अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक
टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008 में आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप एफडी में पैसा डालते हो शेड्यूल बैंक के या फिर पोस्ट ऑफिस के, जो 5 साल के बाद में मैच्योर होने वाली है, या 5 साल तक आप उसको होल्ड कर रहे हो पैसे को, तो आपका उसका यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा एटीसी में। अगर आप नाबार्ड के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, या फिर करने के लिए परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो या फिर आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो तो भी आपको यहाँ पे रिडक्शन उसका मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप क्या करते हो, डिपॉजिट इन सेविंग डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आप करते हो क्या करते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर भी जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो उसका रिडक्शन आपको एटीसी में यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हो अपने बच्चों का, मैक्सिमम आपको यहाँ 2 बच्चों का अलाउड होता है, उस ट्यूशन फीस का भी आपको रिडक्शन यहाँ पे एटीसी में मिल जाता है। सर एग्जाम के लिए हमको इतने सारे पॉइंट याद रखने का नहीं, एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए, एक तो फर्स्ट पॉइंट, फिर आपको रखना चाहिए ये वाला फोर्थ पॉइंट, फिर आपको एक याद रखना चाहिए ये वाला, फिर ये आपको याद रखना चाहिए 13, फिर आपको रखना चाहिए ये वाला। बस अगर ये 5 पॉइंट आप याद रखते हो तो अभी काम बन जाएगा एग्जाम के लिए, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80CCC का। 80CCC का अपन बात करते हैं, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ एलआईसी ऑफ अदर इंश्योरर। एलआईसी में क्या करते हो आप, एज ए पेंशन फंड आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पे जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका आपको डिडक्शन 80CCC में मिल जाएगा। एलिजिबल एसएससी रहेगा आपका इंडिविजुअल, और आपका मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर रहने वाला है 1.5 लाख रुपए। यहाँ आपका मैक्सिमम डिडक्शन रहेगा 1.5 लाख रुपए। अगर आप किसी अदर इंश्योरेंस के पास भी करवाते हो इन्वेस्टमेंट अपना पेंशन का तो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, एलआईसी यहाँ पे जरूरी नहीं है। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, को सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए पेंशन स्कीम लेके आई है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन कहाँ मिलने वाला है, एटीसीसी डी में मिलने वाला है। एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, ओनली इंडिविजुअल। कितना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा आपको देखना पड़ेगा, आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या फिर आप अदर इंडिविजुअल हो। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप अदर इंडिविजुअल हो तो आपका जीटी आएगा 20% और जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पर ध्यान रखना मैक्सिमम डिडक्शन आपको एटीसीसी डी में आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। अब एक सेक्शन आती है एटीसीसी डी सबसेक्शन 1B। ये क्या बोलती है, अगर मान लीजिए आपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा है और आपका कुछ अमाउंट रह गया डिडक्शन लेने से, तो यहाँ पे भी आप 50,000 का डिडक्शन यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा और 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ATCCD2 क्या बोलता है, अगर आप एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन फंड में, तो उसको और बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको कितना डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, देयर आफ्टर डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD2 सबसेक्शन 2 में आपको डिडक्शन मिलेगा। पहले आपका सैलरी में टैक्सेबल होगा वो अमाउंट, फिर आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। अब मेरी बात समझना, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको कितना यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ ना, यहाँ पे गलत लिखा है, इसको एम्प्लॉयर कर लो, राइट। आपके एम्प्लॉयर ने आपके फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया है। और सेकंड 10% ऑफ सैलरी अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करते हो, 14% ऑफ सैलरी अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो, इनमें से जो विच एवर जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है आपके फंड में और 14% ऑफ सैलरी विच एवर जो लोअर आएगा उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना रहेगा, यहाँ पे भी करेक्शन करना रहेगा, यहाँ पे कहेगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हो या फिर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बोला 10% ऑफ सैलरी और 14% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग क्या लेंगे, सैलरी का मीनिंग वही लेंगे जो हम हमेशा लेते हैं, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला, ठीक है। विड्रॉ करते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, आपने अकाउंट को क्लोज किया है उस टाइम आपने अमाउंट को विड्रॉ किया है। अगर डेथ के टाइम आपने विड्रॉ किया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आपने डेथ के अलावा कहीं किसी और ओकेजन पे आपने विड्रॉ किया है पैसे तो आपको टोटल पैसे का 60% आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है, 40% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर पर हम एक साथ विड्रॉ नहीं करते हैं, पार्ट टू पार्ट विड्रॉ करते हैं। अगर आप पार्शियली क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं तो टोटल अमाउंट का 25% आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम्प्ट रहने वाला है। मान लीजिए आपका पूरा अमाउंट 5 लाख का, आपने 1 लाख विड्रॉ किया तो आपका 25,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 75,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं ATCCE, ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। ये बोलती है आपने ऊपर जो भी सेक्शन पढ़े ना, ATC पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा ATCCC, फिर आपने पढ़ा ATCCD सबसेक्शन 1 वाला, मतलब इसको छोड़ के ATCCD सबसेक्शन 1B को छोड़ के बाकी वाला जो बचा है, इन तीनों का क्या होगा ना, एग्रीगेट आपको मैक्सिमम रिडक्शन यहाँ पे 1.5 लाख ही मिलने वाला है। इंडिविजुअल सेक्शन में तो बोल दिया भाई 1.5 लाख मिलेगा आपको, पर साथ में कंबाइन करके भी आपको मैक्सिमम यहाँ पे
1.5 लाख ही मिलने वाला है। ये सेक्शन बोलती है 80cc ई बोलती है आपकी। अब बात करते हैं सेक्शन 80cc एच का। 80cc एच का बात करते हैं, डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। पता है अग्निपथ स्कीम आई थी एक टाइम पे, तो उसमें अगर आपका एक फंड बनता है, अगर उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। कितना मिलेगा? एलिजिबल एसएससी होगा अग्निवीर, जो आपका अग्निवीर है, जयवीर, वो वाला आपका यहाँ पे एलिजिबल एसएससी रहने वाला है। और अमाउंट कितना होगा डिडक्शन का आपका? 80cc H1 क्या बोलती है? डिडक्शन ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय अग्निवीर इन द अग्निवीर पर्पस फंड। आपका जो अग्निवीर है, जो आपका अग्निवीर है, जो 4 साल के लिए आया है, वो अगर जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, उतने का आपको पूरा डिडक्शन मिलने वाला है। सेकंड, मान लीजिए अग्निवीर के बिहाफ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आप क्या करती है, उसमें पैसा डालती है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, तो डिडक्शन ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड इन बिहाफ ऑफ अग्निवीर, दिस अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय देयर आफ्टर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc H सबसेक्शन 2। मतलब पहले सीधी बात है ना यार, यहाँ पे तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो अपनी सैलरी में से ही कर रहा है, तो पहले वो टैक्सेबल हो रखी है। यहाँ पे जो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कर रही है, तो पहले उसको सैलरी में ऐड करेंगे, फिर उसका अपन यहाँ पे डिडक्शन देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी विड्रॉ करते हैं इस फंड से, तो आपके हाथ में एग्जेंट रहने वाला है वो पैसा। अब बात करते हैं 80D का, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बिहाफ पे आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसका आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। एलिजिबल एसएससी रहेगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब मेरी बात समझना, इंडिविजुअल क्या करता है ना, या तो खुद के लिए, या अपने बच्चे के लिए, या बच्चे के लिए, या फिर अपनी वाइफ के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। मतलब चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे 25-30 साल के खुद कमा रहे हैं और आप कह रहे हो मैं उनका प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट होना चाहिए आपके ऊपर। अगर एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर उसका हो सकता है। अगर आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा पे करते हैं, तो अगर उनका एज 60 ईयर से कम है इंडिविजुअल का, तो उसके केस में उसको कितना रिडक्शन मिलेगा? 80D में 25,000 रुपये, और आपने कितना पेमेंट किया है, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आपका एज 60 ईयर से अबव है तो आपको 50,000, और जितना आपने अमाउंट पे किया है, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। अब इंडिविजुअल क्या करता है, अपने पेरेंट्स के लिए पे करता है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है उससे। अब पेरेंट तो पेरेंट होते हैं, तो उनके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा करता है, तो उनके केस में अगर वो जो इनके पेरेंट्स अगर 60 साल से कम है, तो 25,000 और जितना पेमेंट किया, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अगर उनका एज 60 से ज्यादा है, उनका एज अगर 60 साल से ज्यादा है, तो 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवरेज जो लो रहेगा उतना उसको रिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर पे करता है, मतलब मेडिकल के एक्सपेंसेस पे करता है। पर ध्यान रखना, मेडिकल के जब एक्सपेंस पे करता है तो मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं कर रहा होना चाहिए, वो ये वाला नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर वो मेडिकल के एक्सपेंस पे करता है तो उसको कितना रिडक्शन मिल जाएगा? अगर उसका एज क्या है, 60 साल है, उससे ज्यादा है, और रेजिडेंट है, तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, और जितना अमाउंट उसने पे किया है, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना उसको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर ध्यान रखना सर, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पैसा पे करता है ना, वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 ज्यादा, उसको ज्यादा का वाला रिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम आपको 5,000 का रिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। सर मान लीजिए 80D का हम लमसम पेमेंट पे करते हैं किसी को, अगर आप लमसम पेमेंट पे करते हैं तो चेक करना पड़ेगा आपने कितने साल का पे किया है। उसको क्या करेंगे, जितना टोटल पे किया है प्रीमियम, डिवाइड उसको नंबर ऑफ ईयर से अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास पर एनम का डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। उसको अपन कंपेयर करेंगे 25,000 या 50,000 से, उसको अपन कंपेयर यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन का बात करते हैं 80DD। ये क्या कहता है? रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल। आप पे कोई डिपेंडेंट बंदा है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई बच्चा हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो डिसेबल है मतलब वो हैंडीकैप है थोड़ा सा, तो एलिजिबल एसएससी कौन होगा? रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और कितना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है? तो पहली बात तो आप नेचर ऑफ पेमेंट क्या है आपका, आप क्या करते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा पे करते हो, या डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच डिसेबल, उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको कहते हैं ना, आप उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो मंथली 5,000, 2,000, 50,000 जो भी आप पे कर रहे हो, या फिर उसका एक साथ आप पे करते हो। और किसके लिए पे करते हो? स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, या फिर पेरेंट हु आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। और अगर अचीव है तो उसको अपने कोई मेंबर के लिए पे करता है, तो उसको कितना डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है? यहाँ तक जो भी डिडक्शन आपको मिलेगा वो फ्लैट मिलेगा, आपको सीधा फ्लैट डिडक्शन मिलने वाला है। अगर आपने 50 रुपये भी खर्च किया है, 5,000 रुपये भी खर्च किया है, तो आपको नॉर्मल डिसेबिलिटी है उस बंदे की, तो आपको फ्लैट 75,000 का रिडक्शन मिलने वाला है। अगर उसका सेवरल डिसेबिलिटी है तो आपको फ्लैट 1,25,000 का यहाँ पे रिडक्शन मिलने वाला है। ये देखो क्या लिखा, फ्लैट डिडक्शन इन रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब मान लीजिए मैंने 50,000 पे किया तो अभी आपको 75,000 या 1,25,000 आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 80U का, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन नो विथ डिसेबिलिटी। अगर वो तो ऊपर गया था,
कोई इस पर डिपेंडेंट डिसेबल है, अब वो खुद डिसेबल है, अगर वो खुद डिसेबल है तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, एलिजिबल एसएससी होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलने वाला है 75,000 और 1,25,000। वही फ्लैट वाली बात है, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, अगर सेवरल डिसेबिलिटी है तो आपका 1,25,000 का पे आपको डिडक्शन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन का बात करते हैं 80DD का, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गया, उसका अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे करते हैं, कोई एक्सपेंस पे करते हैं, तो उसका क्या होगा ना, आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। क्या होगा, एलिजिबल एसएससी रहेगा आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर सॉरी रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट पे करते हैं फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, एक्स के लिए पे करते हैं, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, पेरेंट हु आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। देखो यहाँ क्या लिखा है, डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, पेरेंट्स जो डिपेंडेंट है, एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ एचयूएफ, कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है एचयूएफ का वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। आपको कितना रिडक्शन मिलने वाला है, आपने एक्चुअल में कितना मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया है, और 40,000 और 1 लाख रुपीज, 40,000 और 1 लाख रुपीज। 40,000 क्या होगा, तो जो बंदे 60 ईयर्स से कम है और जो सीनियर सिटीजन है उनके केस में आपका 1 लाख का लिमिट रहने वाला है। इन दोनों में से विच एवरेज जो लोअर होगा वो ले लेंगे, उसमें से अपन लेस कर देंगे। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से अपन को कुछ क्लेम मिला है तो उसको अपन यहाँ पे लेस कर देंगे। अब जो अपना अमाउंट बचेगा वो क्या मिलेगा, अपन को डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80DD में अपन को डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 80E का। 80E का बात करते हैं, अगर आपने लोन लिया है, किसके लिए लिया है, एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। सबसे बाद एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल यहाँ पे रहने वाला है। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या, आप इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन लोन का, अगर आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिलने वाला है। किसको मिलेगा, सेल्फ को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, चिल्ड्रन को मिलेगा, एनी स्टूडेंट फॉर whom द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन, इंडिविजुअल किसी का लीगल गार्जियन है किसी बच्चे का, तो उसका अगर आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए तो उसका भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर कितना डिडक्शन मिलने वाला है, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया उतना का उतना सारा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। और ये पता है आपने जब लोन लिया है वहाँ से आपको 8 साल तक ही मिलेगा, वहाँ से आपको 8 साल तक की क्या मिलने वाला है ये, या फिर आपने लोन सेटल पहले ही कर दिया है या फिर 8 साल पीछे एवरेज जो लोन रहेगा उतने टाइम के लिए आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। अपन बात करते हैं 80EEA का। 80EEA का बात करते हैं, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, अगर आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। एलिजिबल एसएससी रहने वाला है इंडिविजुअल, और नेचर ऑफ पेमेंट जो आपका रहेगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, उसके लिए आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करने का आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। सर कंडीशन क्या रहने वाला है, लोन आपको लेना होगा बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस से, और घर का जो एसडीबी हो 45 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और बंदे का किसी दूसरा घर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब आपने लोन लिया ना घर परचेज करने के लिए तो आपका दूसरा घर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और लोन आपने ले लिया होना चाहिए, सेंक्शन मतलब आपका हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में आपका लोन सेंक्शन हो जाना चाहिए। चलिए कितना रिडक्शन मिलेगा, आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, और 1.5 लाख रुपए, नीचे एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पर ध्यान रखना आपका जो इंटरेस्ट है उसका पहले आप रिडक्शन कहाँ लेंगे, वो अपना हाउस प्रॉपर्टी एड में रिडक्शन अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे लेंगे अप टू 2 लाख रुपए तक का। फिर अगर कुछ बच जाता है तो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपन रिडक्शन ले लेंगे। चलिए 80EEB की बात करते हैं, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी वगैरह परचेज करने के लिए आप लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, एलिजिबल एसएससी रहेगा आपका इंडिविजुअल, और नेचर ऑफ आपका पेमेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशन क्या रहने वाला है, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक, हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी से आपने लोन लिया होना चाहिए। और सेकंड आपका जो लोन सेंक्शन होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपका लोन सेंक्शन हो जाना चाहिए। आपको रिडक्शन कितना मिलेगा, वही इंटरेस्ट जो आपने पे किया और 1.5 लाख रुपए विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट सेक्शन 80G डोनेशन वाले की बात करते हैं। इसके लिए एलिजिबल एसएससी रहेगा सारे एसएससी, आपके यहाँ सारे एसएससी आपके लिए एलिजिबल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला। और सर रिडक्शन कितना मिलने वाला है, अब ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे डोनेशन किया है तो आपको कितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 100% यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। कौन सा, अगर आपने नेशनल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपने पीएम केयर फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं सर आपने डोनेशन किया है, आपने क्लीन गंगा फंड में आपने डोनेशन किया है, स्वच्छ भारत में आपने डोनेशन किया है, या फिर फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इस फंड में आपने अगर क्या किया है, डोनेशन किया है, तो आपको टोटल डोनेशन का 100% आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ अगर आपने किया इन्वेस्टमेंट या फिर आपने डोनेशन किया तो आपको 50% ही मिलने वाला है। कौन सा वाला रहेगा, वो पीएम
ड्रॉट रिलीफ फंड, अगर आपने ये नाम एग्जाम में देख लिया, ट्यूशन में अगर आपने ये नाम देख लिया, तो जितना आपको डोनेशन दे रखा है ना उसका 50% आपको 80G में आपको रिडक्शन देना रहेगा। अब ध्यान रखना सर ये सी वाला और ए वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे भी लिखा ना 100% रिडक्शन विद लिमिट, देखो ऊपर क्या लिखा था 100% रिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, मतलब आपने जितना किया उसका सिरा का सारा आपको रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 50% विदाउट एनी लिमिट, मतलब टोटल जो डिडक्शन जो भी आपने डोनेशन किया उसका 50% डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो 100% मिल रहा है वो लिमिट के साथ मिल रहा है, मतलब टोटल डोनेशन और जो लिमिट है विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलने वाला है। सर लिमिट कैसे काउंट करेंगे, अब मेरी बात सुना, लिमिट कौन सी होगी, लिमिट का मतलब होता है आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा इस डिडक्शन को छोड़ के उसके पहले वाला जो भी इनकम आएगा उसको बोलेंगे 10% उसका, और आपने एक्चुअल में कितना डोनेशन किया है विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट डोनेशन अंडर कैटेगरी 6C एंड देयर आफ्टर अगेंस्ट कैटेगरी D। अब जब लिमिट निकालोगे ना वो लिमिट तो पूरी रहेगी, तो जितनी लिमिट है ना, मान लीजिए आपका 1 लाख का लिमिट आता है और आपने क्या किया ना, आपका 1 लाख का लिमिट आता है, आपने यहाँ पे किया है 80,000 का इन्वेस्टमेंट, सो डोनेशन यहाँ पे आपने किया 40,000 का, तो पहले आपको इसका डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, फिर आपको 40,000 में आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। ध्यान रखना पहले आपका इसका डिडक्शन मिलेगा फिर आपको C और D वाले का बात करना है, ठीक है। देखो यही वर्ड यहाँ पे लिखा है। चलिए अब सर ये तो आपने बता दिया, सर सी में कौन कौन से वाला, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, अगर वहां पे आपने डोनेशन किया है, या फिर डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 50% डोनेशन डिडक्शन विद लिमिट, लिमिट वाला कौन सा है, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, डोनेशन फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ध्यान रखना, अब मेरी बात समझना, आपको कैसे याद रखना है, अगर जो पीएम से रिलेटेड जो भी हैं वो आपको 100% में लेने हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के पीएम ड्रॉट फंड, इसको आपको 50% डिडक्शन देना है आपको। बाकी इसके अलावा जो भी आते हैं ना उसको आपको देखना पड़ेगा, लिमिट वाला ही रहेगा आपका, सबसे पहली बात हो। और लिमिट में आपको देखना है इंडियन ओलंपिक को किया या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए किया तो आपको 100% देना है विद लिमिट, अगर इसके अलावा तो आपको 50% विदाउट लिमिट, विद लिमिट आपको डिडक्शन देना रहेगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालने वाले हैं। अब ध्यान रखना आपको GTI निकालना है, एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स टैक्सेबल एट स्पेशल डेट्स, जो स्पेशल डेट्स की इनकम आती है ना 112A 112 111A, इनको छोड़ के आपको GTI निकालना है, उसमें से आप लेस करोगे चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन एक्सेप्ट 80G वाले को छोड़ के, इस डिडक्शन को छोड़ के आप सारे डिडक्शन आप लेस कर दोगे तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा, उसका आप 10% यहाँ पे लेने वाले हो। अगर केस में आपने डोनेशन किया 2,000 से ज्यादा तो आपको अलाउड नहीं होगा, पता है आपको ये। 80G का बात करते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, अगर आप किराए के मकान में रहते हो, आप रेंट पे करते हो तो उसके केस में आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। कितना मिलेगा, सबसे पहली बात तो एलिजिबल एसएससी कौन होगा, इंडिविजुअल वो नॉट रिसीविंग एचआरए, उसको अपनी कंपनी से एचआरए नहीं मिल रहा है और उसका कोई घर भी नहीं है यहाँ पे, एसएससी शुड नॉट हैविंग हाउस इन दैट सिटी, उस सिटी में उसका कोई घर भी नहीं है। कितना रिडक्शन मिलने वाला है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना मिलेगा 5,000 पर मंथ, और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 25% ऑफ ATI, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सर ये ATI क्या होता है, ये सेम टू सेम GTI आपको निकालना है और इसमें से आपको लेस करना है सारे डिडक्शन एक्सेप्ट 80G ये वाला डिडक्शन छोड़ के सारे डिडक्शन आप लेस कर दीजिए। अब जो आपका इनकम बचेगा वो क्या बचेगा, आपका ATI यहाँ पे रहने वाला है। 80GGA का बात करते हैं, डिडक्शन फॉर डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। आप क्या करते हो ना, साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए आप पैसा डालते हो तो एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, एवरी एसएससी वो नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP, अगर PGBP में उसका इनकम होगा तो पता साइंटिफिक रिसर्च का 35 में रिडक्शन ले लेगा, तो अगर PGBP का इनकम नहीं होगा तो उसको रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तब उसको यहाँ पे 80GGA का रिडक्शन मिल जाएगा। 100% अमाउंट डोनेटेड, उसको जितना उसने अमाउंट डोनेट किया उसका 100% को यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। अगर उसने 2,000 से ज्यादा केस में डोनेशन कर दिया तो उसको रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। 80GGB का बात करते हैं, डोनेशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज के पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती है तो उसके केस में इंडियन कंपनीज को कितना रिडक्शन मिलने वाला है, जितना उसने डोनेशन दिया उसका 100% उनको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पर ध्यान रखना केस डिडक्शन यहाँ पे 1 रुपया का भी अलाउड नहीं है। 80GGC का बात करते हैं, डोनेशन देता है कोई पर्सन, मतलब कंपनी को छोड़कर कोई दूसरा पर्सन डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके केस में उसको कितना रिडक्शन मिलेगा, उसको भी 100% अमाउंट का रिडक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको केस रिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, डिडक्शन बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन का अपन बात करते हैं 80JJAA। 80JJAA क्या बोलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय।
गवर्नमेंट क्या करती है ना, एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है ना, लोगों को थोड़ा डिडक्शन दे रही है कि भैया आप नए नए लोगों को हायर करो, हम आपको यहाँ पे डिडक्शन दे देंगे इनकम में से आपके। एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, एनी एसएससी इंगेज इन द बिजनेस टू वूम सेक्शन 44 AB अप्लाइज। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, इसका ऑडिट होता है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलने वाला है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर जो नए एम्प्लॉयज को हायर करता है उसका जितना उसको पे करना है एम्प्लॉयज को, उसका 30% को यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन अलाउड फॉर 3 consecutive ईयर्स। मतलब मान लीजिए उसने क्या किया ना, इस साल में 5 लाख के नए एम्प्लॉयज को हायर किया है, इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस भी वो अपना आगे बढ़ने वाले हैं, इसका उसको 30% यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए आपको इस साल में मिलेगा। 1.5 लाख अगले साल में भी आपको 1.5 लाख मिलेगा, उसके अगले साल में आपको 1.5 लाख मिलेगा। 3 सालों तक आपको डिडक्शन मिलता जाएगा 80AA का। अब मेरी बात समझना, क्या लिखा है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस टोटल सैलरी पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो इस साल में आपने एम्प्लॉयड किए हैं। डिडक्शन अलाउड ओनली इफ, डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने क्या किया ना, नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आपने पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, हमको डिडक्शन मिल जाएगा। एक काम करते हैं 50 बंदे को नए पुरानों को निकाल देते हैं, 50 नए हायर कर लेते हैं। ऐसा गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो लास्ट डे तो प्रीवियस ईयर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने चाहिए। मान लीजिए आपके साल के शुरुआत में आपके पास 25 एम्प्लॉयज थे, तो आप लास्ट में आप 50 करते हो, तो आपके इंक्रीमेंट होना चाहिए, आपका यहाँ 25 का एम्प्लॉयज बढ़े हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके बढ़ने चाहिए यहाँ पे। चलिए फिर सैलरी पेड थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इन्हीं के थ्रू आपका पेमेंट होना चाहिए उनके एम्प्लॉयज की सैलरी का। और एडिशनल एम्प्लॉयज डू नॉट इंक्लूड, मतलब एडिशनल एम्प्लॉय में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिनका सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब 25,000 तक वाले सैलरी वाले एम्प्लॉयज को यहाँ पे काउंट करेंगे। सेकंड, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एम्प्लॉयज, उनको अपने यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। थर्ड, जो एम्प्लॉय आपने हायर किया है वो इस साल में मिनिमम आपका 240 दिन तो आपका काम करना चाहिए आपकी दुकान पे, मतलब आपकी फैक्ट्री वगैरह में आपका काम करना चाहिए। अगर आप फैक्ट्री में अगर 40 दिन से कम काम करता है तो अपन हम उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, उस काम को रिडक्शन आपको नहीं देंगे। अगर आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और अप्लायंस है या फिर फुटवेयर और लेदर प्रोडक्शन वाला काम है, तो उसके केस में अगर 150 दिन भी काम करता है तो हम इसको एलिजिबल कर देंगे। एम्प्लॉय फॉर whom एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, मतलब अगर जिसका पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ही पे कर रही है तो उसके केस में आपको क्या ही डिडक्शन मिलने वाला है, उसके केस में आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। चलिए ये यहाँ पर खत्म होता है 80AA। अब बात करेंगे 80QQB का। आपने कोई बुक वगैरह बना दी, आपने कोई बुक वगैरह बना दी है, या फिर आपको क्या है कोई आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर का आपने कोई क्या किया वो रिसर्च वगैरह किया, वहां से आपको रॉयल्टी इनकम आता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक ऑफ लिटरेसी, आपने बुक बनाया है किस पे, लिटरेसी पे, या फिर आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की आप बुक बनाई है आपने, वहां से आपको रॉयल्टी का इनकम होता है, आपको रॉयल्टी का इनकम होता है, तो उसका आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका इनकम बेस्ड डिडक्शन है, राइट। एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। और कितना डिडक्शन मिलेगा, कितना आपको रॉयल्टी मिला है, और 3 लाख रुपए, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ये 3 लाख ये रॉयल्टी रिसीव्ड अपन क्या लिखते हैं, जहां अपन को लमसम रॉयल्टी मिलता है। मान लीजिए आपको लमसम नहीं मिलता है, आप क्या करते हो सेल पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको 15% ऑफ बुक वैल्यू, जो सेल का बुक्स का सोल्ड का अमाउंट होगा ना, उसका अपन क्या ले लेंगे, रॉयल्टी रिसीव्ड उसको ले लेंगे, उसको 3 लाख से कंपेयर करेंगे, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सर रॉयल्टी आपको आउटसाइड इंडिया से मिलता है, तब अगर आपको आउटसाइड इंडिया से मिलता है, देन व्हेन अमाउंट ब्रोड टू इंडिया, जब इंडिया में आ जाएगा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई, विचएवर लोअर, अगर आपका पैसा आ गया तभी उसको रॉयल्टी काउंट करेंगे, अगर उसको रॉयल्टी काउंट नहीं करेंगे उसका हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ATRRB बोलता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट से अगर आपको रॉयल्टी का इनकम होता है तो एलिजिबल एसएससी रहेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल, और सेम आपको मिलने वाला है जितना आपको रॉयल्टी मिला, और 3 लाख रुपए विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको डिडक्शन यहाँ पे और मिल जाएगा। अगर आपको बाहर से रॉयल्टी मिलता है, बाहर से अगर आपको इंडिया के बाहर से आपको रॉयल्टी आता है, तो सेम वही जो आरबीआई ने परमिट किया टाइम में उतने में आ जाना चाहिए, या फिर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के 6 महीने के अंदर आपको रॉयल्टी का पैसा वो रिसीव्ड हो जाना चाहिए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम की बात करते हैं, 80TTA। अगर आपको क्या होता है ना, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, आपको सेविंग बैंक का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा डिडक्शन, आपको मिलेगा इंटरेस्ट जितना आपको मिला है सेविंग बैंक का 10,000, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एलिजिबल एसएससी आपका रहेगा इंडिविजुअल अचीव हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है, वहां से अगर आपको एसबी का इंटरेस्ट आता है तो आपको यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। 80TTB की बात करें, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू सीनियर सिटीजन। यहाँ पे पता है सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन मिलता है,
यहाँ पे आपको सेविंग प्लस आपको एफडी का भी यहाँ पे रिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो। एटीटीटी बी में मिलता है। एलिजिबल एसएससी रहेगा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। कितना रिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट कितना आ रहा है उनको? 50,000, विच एवरेज जो लोअर रहेगा उतना उनको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 10AA के रिडक्शन का। 10AA का रिडक्शन का अपन बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल एसएससी कौन रहने वाला है। आपका एलिजिबल एसएससी रहेगा ऑल एसएससी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन स्पेसिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजेड में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको एसईजेड का क्या होता है 10AA का आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सर 10AA का रिडक्शन लेने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी आपको नेसेसरी अप्रूवल्स लेनी है वो 31 मार्च 2020 से पहले ले लेनी है और आपने अपना प्रोडक्शन 31 मार्च 2021 तक आपने स्टार्ट कर दिया होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले आपने प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया होना चाहिए। सर हमको कितना रिडक्शन मिलेगा? अब ध्यान रखना, पहले 5 सालों के लिए आपको 100% रिडक्शन मिलेगा, उसके अगले 5 सालों को 50% आपको रिडक्शन मिलेगा और उसके अगले 5 सालों के लिए आपने जितना पैसा आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में डाला है और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पहले 5 सालों में एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, उसके अगले सालों में 50%, उसके अगले साल में आपने री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा डाला है और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। सर ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है मेरी बात समझना, आपको कितना पीजीबीपी हुआ है इस यूनिट से, जो एसईजेड में यूनिट है उससे आपको कितना पीजीबीपी का इनकम हुआ है उसको ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से, उसको डिवाइड कर देंगे अपन टोटल टर्नओवर से। मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो आपने बाहर बेचा है, टोटल टर्नओवर मतलब बाहर बेचा है अंदर बेचा, दोनों को अपन जोड़ देंगे वो होता है अपना टोटल टर्नओवर। तो अपने पास जो निकलेगा वो अपना रहेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ठीक है, अपने पास रहेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस, सर एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है? एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द टाइम परमिटेड बाय आरबीआई। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर माल बेच दिया उसको आपने टर्नओवर काउंट कर लिया, नहीं भाई, वो पैसा भी इंडिया में टाइमली आ जाना चाहिए, जितना आरबीआई ने टाइम दिया उस टाइम के अंदर पैसा आ गया तभी उसको हम एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर अपन नहीं मानेंगे। अगर को मान लीजिए पैसा आपको मिला नहीं है, आपने बाहर माल बेचा आपको पैसा ही नहीं मिला भाई वहां से, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो क्या होगा ना, उसको अपन एक्सपोर्ट टर्नओवर में अपन काउंट नहीं करने वाले हैं। टोटल टर्नओवर में क्या क्या काउंट करेंगे? टोटल टर्नओवर में अपन काउंट करेंगे चाहे वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, सबको अपन काउंट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट वाले को डोमेस्टिक वालों को भी साथ में काउंट करने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, जो आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया है उसको जहां जब आपने जमा कराया है वहां से आपको 3 साल के अंदर प्लांट एंड मशीनरी में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में 3 साल में इन्वेस्ट नहीं किया ना तो वो पैसा जिस साल में अपना 3 साल खत्म होता है उस साल में आपका टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में। अब जो मैंने कहा ना, जो आपने अगर एसईजेड में आपने यूनिट लगाया तो आपका यूनिट न्यू होना चाहिए, तो उसमें आपका 20% अगर प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड भी है तो भी चलेगा, और जो आपने एक्सपोर्ट करके मतलब इंपोर्ट करके बाहर से प्लांट एंड मशीनरी मंगवाया है उसको अपन न्यू ही मानने वाले हैं, चाहे वो बाहर यूज हुआ हो या नहीं हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ध्यान रखना, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर जो अपन यहाँ पे डिस्कस किया ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर, इनमें कुछ कुछ चीजों को अपन ऐड नहीं करेंगे। किसको ऐड नहीं करेंगे? फ्रेट को ऐड नहीं करेंगे, सेकंड टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को अपन ऐड नहीं करेंगे, और थर्ड आपको इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंस को अपन इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, जो पीजीबीपी है जो आपका एसईजेड से अपने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे अपन ने लिखा ना पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, उसमें भी अपन कुछ चीजों को काउंट नहीं करेंगे, कुछ चीजों को अपन एक्सक्लूड करने वाले हैं। किस किस को? केस कॉम्पनसेटरी सपोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट को इसमें अपन इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA अवेलेबल आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मतलब चैप्टर 6 का डिडक्शन है ना वो 80 सीरीज वाले, वो सब लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लेम करना है, और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने के बाद आपको 10AA का डिडक्शन यहाँ पे लेना रहेगा, बट बिफोर सेट ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस को छोड़ दीजिए, पहले आप क्या करोगे, जो आपका जीटी आएगा उसमें 10AA का डिडक्शन नहीं लोगे, उससे पहले आप क्या करोगे, एक चैप्टर 6 वाला डिडक्शन ले लोगे, फिर आप उसमें अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों का डेप्रिसिएशन था उसको आप क्या ले लोगे, यहाँ पे उसका डिडक्शन क्लेम कर लोगे, उसके बाद आप 10AA का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करोगे, और अगर उसके बाद भी कुछ इनकम बच जाता है तो आप क्या करोगे, बिजनेस लॉस का यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम करने वाले हो। आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटसाइड इंडिया एट क्लाइंट प्लेस आल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन। आप आउटसाइड इंडिया क्लाइंट के लिए काम करते हो तो भी आप, अगर आप एसईजेड में आपको यूनिट लोकेटेड है तो आप 10AA के लिए क्या हो, एलिजिबल रहने वाले हो। और अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में क्या होगा ना, जो अमेलगमेटेड कंपनी होगी या रिजल्टिंग कंपनी होगी उसको ये रिमेनिंग डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, और आपको ड्यू डेट से पहले पहले आपको ना आरओआई फाइल करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एसईजेड में जो आपने यूनिट स्टार्ट किया वो न्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरानी यूनिट चल रही थी उसको स्प्लिट कर दिया है, उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, बोला कि न्यू यूनिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टोटली यूनिट क्या होना चाहिए, आपके पास न्यू होना चाहिए। यहाँ आके साथ का चैप्टर खत्म हो जाता है जीटीआई वाला।
डिडक्शन का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस अपने अगले लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।